नमस्कार जी, हिमाचल आप देख रहे हैं और देवांशी कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवांशी कार्यक्रम में काव्य सृजन में महिलाओं की भूमिका के बारे में। और आज जो कवित्री हमारे साथ है उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये शिक्षा विभाग में भी कार्यरत रही है, उद्योग विभाग में भी ये कार्यरत रही है। उसके साथ साथ जो एक इनका पैशन था राइटिंग का, उसमें उन्होंने बहुत सारी जो है वो तरक्की हासिल की है और अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक और जो साहित्यिक पुरस्कार है वो इन्हें मिले हैं। 1993 से ये शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इनका जो ये लिखने का सफ़र है वो बहुत लंबा है, बहुत समय से ये लिख रही है। लगभग हम कह सकते हैं कि बचपन से ही लिखती आ रही है। तो हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोमिला भारद्वाज जी, जो कि कवित्री हैं और इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे हमारे कार्यक्रम में। तो देवांशी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो काव्य में आप जुड़ी हैं, आपके एक स्पेशलिटी जो हम बोल सकते हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में क्या आप काव्यों से ही जुड़ी है या फिर ड्रामा, नोवेल या फिर प्ले, ऐसी कुछ राइटिंग आप लिखना चाहते हो या पसंद करते हो? मुख्यतः मैं कविताएं लिखती हूँ, बचपन से लिखती आ रही हूँ जी। और कुछ एक लघु कथाएं लिखी हैं, पर अभी मैंने उनको कंपाइल नहीं किया है। जी। आगे भविष्य में सरस्वती माँ की कृपा होगी तो उस ओर भी श्रम करूँगी थोड़ा। जी। तो हम जैसे कि आपके बारे में जानने का मौका मिला, 300 से ज़्यादा रचनाएं आपने लिख चुके हैं, अभी तक प्रकाशित कर चुके हैं, अलग अलग राज्यों में प्रकाशन कर चुके हैं। क्षमा कीजिए, 1000 से भी ऊपर लिख चुकी होंगी। जी। तो जब का हमने आर्टिकल देखा उसमें लगभग 300 से अधिक 300 वो विभिन्न राज्यों के साझा संकलन जो निकलते हैं, जी, जी, जी। वो 300 साझा संकलन में भी मेरी कविताएं सम्मिलित हो चुकी हैं। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में तो आती ही रहती हैं। बिल्कुल। ओवरऑल मतलब बहुत लंबी कहानी है। तो कैसे ये शुरुआत हुई थी, कब से आपने लिखना शुरू किया था? ये मुझे भी नहीं पता कब से शुरुआत हुई। बचपन में थी तो मेरे फादर मेरे को न्यू ईयर पे डायरीज दिया करते थे। जी। तो मैंने यूँ ही पूछ लिया मैं क्या करूँ इनका, कहते लिखो, कुछ भी लिखो। मैंने कहा क्या लिखूँ, कहते जो जो दिन में घटता वो लिखिए। तो डेली डायरी से स्टार्ट करके कब कविताएं लिखनी शुरू कर दी। जहाँ तक मैं नज़र दौड़ाती हूँ तो 10-11 बरस की उम्र में मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। जी। पर कभी शौकिया लिखती रही थी, घर में भी किसी को पता नहीं था कि मैं लिखती हूँ। जब तक कि कॉलेज में मैं 15 बरस की थी, कॉलेज में गई तो कॉलेज मैगज़ीन छपती है, तो वहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया है MCMDB कॉलेज चंडीगढ़ से। तो वहाँ की जो टीचर थी, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, सादर मिसेस उषा वर्मा जी। तो उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया कॉलेज मैगज़ीन के लिए। कहते आप कुछ लेख या स्टोरीज़ दीजिए। मैंने कहा मैम मैं पोएम्स लिखती हूँ तो वो दे दूँ? कहते हाँ दे दो। तो उसमें पब्लिश हुई। तो जब पब्लिश होने के बाद मैंने घर में दिखाई तो मेरे पापा की आंखों में जो चमक थी और जो चेहरे पे उनके गर्व का भाव था, वो आज तक मुझे भूलता नहीं है और वही मेरा प्रेरणा का स्रोत रहा। तब उन्हें पता चला ये तुमने ही लिखा है क्या? मैंने कहा हाँ शायद। मतलब आप लिखती गई और मतलब ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कैसा है? जब आपको मौका मिला तो आपको शायद बहुत अच्छी और बहुत खुशी आपको महसूस हुई। जी हाँ, बस वो कॉलेज मैगज़ीन में छपा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ से मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर में किया है। वहाँ की यूनिवर्सिटी की मैगज़ीन निकलती थी, बल्कि मैगज़ीन का नाम भी उन्होंने मेरी पोएम से ही रखा था। पोएम का नाम था बॉम्ब मेकिंग, दैट इज़ बॉम्ब ऑफ गुडविल था वो। ये नहीं दूसरा बॉम्ब नहीं। तो इंग्रेडिएंट्स भी लव एंड अफेक्शन, गुडविल इसके थे। तो उन्होंने उसका मैगज़ीन का नाम भी लिटरेरी बॉम्ब रख दिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो मैगज़ीन निकलती थी उसमें छपा। उसके बाद मैं लिखती रही। लिखना मेरे लिए ऐसे जैसे नदी बह रही है, पानी को बहना है, मैं भी लिखती रही। कभी सोचा ही नहीं कि इसको प्रकाशित भी करवाना होता है। या जैसे पंछी गाते हैं तो वो गा रहे हैं, वो नहीं सोचते कि हाँ कोई सुन रहा होगा, क्या कहेगा क्या नहीं। वो मेरे लिए एक बड़ा सीक्रेट मिशन होता था कि मुझे लिखना है डेली कुछ, एंड
बहुत उससे आनंद और तृप्ति मिलती थी। तब तो डेफिनेटली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप प्रकाशन की ओर गई और कैसे, क्योंकि अभी तक आपकी लगभग 5 पुस्तकें छप चुकी है, कविताओं की तो कोई गिनती नहीं है, और उसके साथ साथ अगर हम कहें तो अलग अलग भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो रहा है। तो पहले प्रकाशन की ओर जाना चाहते हैं, कैसे आप इस ओर गई कि हाँ नहीं, मुझे लोगों के बीच अपनी ये आवाज़, ये जो आप लिखते हैं मुझे नहीं पहुंचानी थी। मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ। जब मेरी उद्योग विभाग में 1988 में मेरी पहली पोस्टिंग कुल्लू में हुई, तो वहीं कला केंद्र भी है, ढालपुर में ही मेरा ऑफिस था, कला केंद्र भी वहीं है, वहाँ जिला भाषा अधिकारी विद्या शर्मा जी थी। तो बहुत श्रेय उनको जाता है मेरी कविताओं को, या मुझे काव्य पाठन के लिए मंच पे धकेलना कहूँगी कि पहली बार कि हाँ आपको सुनाना होता है, जो लिखते हैं वो सुनाते भी हैं, तो सारा श्रेय उनको जाता है। और वो कहते थे कि आप फिर मंडी गई, ट्रांसफ़र होती रही, तो सभी ने साहित्य सम्मेलनों में उन्होंने मेरे को पहले बार काव्य पाठ के लिए भी उन्होंने ही मेरे को कहा, घर भी साथ ही था। तो एक बार वो मेरे घर आए तो मेरी सारी डायरीज फैली थी, मैंने फटाफट समेट के पिल्लों के नीचे रख दिया, बिकॉज बहुत सीक्रेट काम होता था ना वो। तो मैं उनके लिए चाय बनाने गई तो उन्होंने डायरीज निकाल के देख लिया और कहते अरे तुम लिखते भी हो, आज तक बताया नहीं, साल हो गया, रोज़ इकट्ठे जाते हैं हम लोग, लंच भी इकट्ठे करते थे। तो और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं अब तुम लिखते हो तो सुनाना भी चाहिए। हमारे तो ऐसे कवि सम्मेलन होते रहते हैं, साहित्यिक सम्मेलन, और वो मुझे घर से साथ लेके गई थी पहले कवि सम्मेलन के लिए। ये आपका पहला कवि सम्मेलन और कविता पाठ था। हाँ, हाँ। तो जानना चाहते हैं कि क्या वो लाइनें थी और क्या वो लाइनें अभी तक मुझे प्रिय हैं। और ये जो पहली किताब मेरी प्रकाशित हुई, इसके भी पीछे मैंने वो पंक्तियां डाली है। जी जी, बिल्कुल जानना चाहते हैं। हाँ, पहली किताब ये थी स्वर लहरियाँ, और ये पंक्तियां थी जी। इसका भी कंपाइल वगैरह विद्या जी ने ही किया है, मैंने उनको दे दिया था, कहते बुक छपवाइए, मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना होता है। तो हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या पंक्तियां थी। और पंक्तियां थी जी। जीवन है ये एक तपोवन, तपोवन में भटक रहा तन, तन में नित भटक रहा मन, मन में तृप्ति पाने की धुन, इस धुन पे थिरके हर हृदय की धड़कन, जीवन है ये एक तपोवन, जीवन है ये एक तपोवन। वाह, बहुत खूब। और कहीं ना कहीं संघर्ष जो है वो बतलाता है कि हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो जैसे ये आपने पहले कविता पाठन किया, हर जो कोई भी अगर साहित्यकार हो या फिर पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, उसका एक विषय रहता है, तो आप किस विषय को लेकर ज़्यादा प्रभावित रहती है, या फिर एक झलक जो नज़र आती है आपकी राइटिंग में वो किसकी ज़्यादा नज़र आती है? मैं समसामयिक विषयों में, समाज में रहते हो, हम जिन भी परिस्थितियों से गुजरते हैं, जो भी मनोभाव हमारे मन में उठते हैं, कई बार आक्रोश भी होता है मन में जी। तो उन्हीं को मैं अपने शब्दों में उतार देती हूँ। और शुरू में जब मैं प्रभावित हुई तो प्रकृति से ही प्रभावित हुई थी जी, जी। क्योंकि हम हिमाचल से हैं और मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, तो जन्म भी मेरा मेरठ में हुआ जी। कुछ और शहरों में रहे, लास्ट में प्राइमरी ऑनवर्ड्स मेरी एजुकेशन चंडीगढ़ हुई है, क्योंकि हमारी पढ़ाई की वजह से ही। हम दो बहनें हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि उस समय में भी हमारी पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ में सेटल हुए। तो गांव, छुट्टियों में जब गांव जाया करते थे तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था रच बस जाता था मेरी कवि अंदर भीतर, मतलब, और वो लिखने को मेरे को कंपेल कर देता था। वही मेरी शुरुआती कविताओं में वही सारी चीज़ें मिलेंगी। और साथ में शहर में रहते हो, वहाँ के वातावरण का सारा चकाचौंध देख के, और उसमें खोखलापन सा भी लगता था जी, जी, जी। तो उसका जो कंपैरिजन होता था कि नहीं, सहज सरल जीवन जो है गांव का वो ज़्यादा आनंदमयी है जी, जी। तो वो सब
प्रभाव मेरी रचनाओं में देखने को मिलेंगे, भौतिकतावाद में और आध्यात्मिकता में, प्राकृतिक सहज जीवन, ये सब इसी में आ जाते हैं। मतलब प्रकृति के बिल्कुल क्लोज आप अपने आप को महसूस करते हैं। हर चीज उससे जुड़ी रहती है। जी। तो आपका, जैसे आपने अभी बात की, बचपन के बारे में ही जानना चाहते हैं, कैसा आपका बचपन रहा है, कैसा कहाँ, जैसे मेरठ में आप पैदा हुई तो किस तरह का वो माहौल रहा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा ये माहौल होता है, बचपन से जुड़ी हुई बातें होती है, वो तमाम उम्र हमें एक अनुभव देती रहती है। शहरी जीवन में पली पढ़ी हूँ, पर वही पहले भी जैसे जिक्र किया कि सबसे सुखद पल होते थे वो छुट्टियों में, सर्दी और गर्मी की छुट्टियों में गांव जाना, खेतों में। उन दिनों तो मैं कहूँ कि अब तो इतनी तरक्की हो गई है, तब दिया जला करता था, उसकी लाइट में मुझे पढ़ना, लिखना, सृजन करना बड़ा रहस्यमय लगता था एक तरह से। मिस्टिकल म्यूजिंग, जो मैंने पहला नाम पे उस किताब को दिया है, मिस्टिकल म्यूजिंग्स ऑफ अ टीन गर्ल। और इतना वहाँ सौंदर्य बिखरा हुआ, और वो खड्ड में जाया करते थे, कपड़े धोने के लिए खड्ड में जाया करते थे। पानी नहीं होता था तो कुएं से, बॉडी से पानी भरना, वो सब बड़ा रोमांचकारी लगता था मेरे को, और बहुत आनंद आता था। जो आपने ये अंग्रेज़ी विषय में 3 जो किताबें प्रकाशित की है, उसके बारे में बताना चाहते हैं कि भी ये जो टीन गर्ल आपने एक जुड़ा है नाम तीनों किताबों में, तो क्या ये अपने अंदर की भावनाओं को आपने एक तरह से प्रकाशित करने की कोशिश की है? जी हाँ, ये एक्चुअली टीन गर्ल मैंने इसलिए रखा है कि ये अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वरिष्ठ में, क्योंकि इसमें भी आ रहे हैं हम, तो रिटायर हो चुकी हूँ। और तो ये मैंने जो लिखे टीन एज के दौरान लिखी हैं कविताएं, इसलिए मैंने लिखा है, जो टाइटल्स भी दिए हैं, कि ये जो एक बचपन में एक लड़की थी, टीनेज गर्ल, उसने ये कविताएं लिखी थी। अंग्रेजी में इसलिए लिखी क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में पढ़े तो नेचुरली जो भी विचार आते थे तो अंग्रेजी में आते थे, तो लिखती रही अंग्रेजी में। और हिंदी जो आपने अभी 2 किताबें प्रकाशित की है, उस ओर कैसे आप गई, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। एक के बारे में हम बात कर रहे हैं और दूसरी जो अंजुरी भर आस, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। हिंदी में लिखने की भी बड़े दिलचस्प स्टोरी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स और मेरी कजिन्स वो मुझे टॉन्ट किया करते थे, या कि चुनौती देते थे, चैलेंज करते थे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में क्यों नहीं लिखता है। फिर मुझे जब बहुत ही ज़्यादा बोलने लगे, वो मजाक करते थे घर में, तो मैंने कहा नहीं, कोशिश करती हूँ। तो मुझे शुरू में मुश्किल होती थी, मैं हिंदी की, इंग्लिश हिंदी की डिक्शनरी लेके बैठती थी, लिखना शुरू किया। लगभग 35 बरस पहले लिखना शुरू कर दिया था हिंदी में, धीरे धीरे हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता रहा, पर फिर छोड़ दिया, इंग्लिश को छोड़ ही दिया और हिंदी में ही लिखना शुरू कर दिया। और भूल ही गई कि मैं इंग्लिश में भी कभी लिखती थी। अब 30 बरस से तो लगभग प्योरली हिंदी में लिखती आ रही थी। और इनको कंपाइल करना था अंग्रेजी पर। जब पहली पुस्तक प्रकाशित हुई मेरी, उस वक्त भी ये जो डायरी में बंद कविताएं थी टीनेज में लिखी हुई, वो आके दिमाग में दस्तक देती थी कि हम भी हैं, हमें भी देखो, हमें पहले लिखा है। पर समय ही नहीं मिल पाया। और ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि विद्या दीदी हैं, तो जिला भाषा अधिकारी कुल्लू, तो उनके पास ही मैं सारी कविताएं दे आई थी। उन्होंने इसको बुक को तैयार किया, इसमें प्रकथन भी लिखा है और ये प्रकाशित हुई, सारा श्रेय उनको जाता है। जी, तो जैसे विषय हमने कहा कि आपने समसामयिकी विषयों पर आप लिखती हैं, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे कुछ घटनाएं होती है, तो वो भी आपको प्रेरित करती है और कहीं ना कहीं लिखने के लिए प्रेरणा देती रहती है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी मैं ही नहीं, सभी साहित्यकार मूलतः है बहुत संवेदनशील होते हैं। जी, जो संवेदनशील होगा वही साहित्यकार होगा, दूसरे शब्दों में। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत पीड़ा होती है देख के, बहुत दुख होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है।
तो वो अपने मनोभावों को, मन की व्यथा को एक तरह से हम लिख के इस पे शब्दों में पिरो के कागज़ में उतार के थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। जी, तो ऐसा ही कुछ अगर आप सुनाना चाहते हो जो आपको लगता है कि एक सामाजिक मुद्दे पे या फिर महिलाओं पे या विशेष आपने कुछ ऐसा लिखा हो कि भी एक घटना से प्रेरित होकर। मैं मानवीय मूल्यों को और नैतिकता को बहुत अधिमान देती हूँ, जीवन में सभी को देना चाहिए। तो जब देखती हूँ कि मानवता ही मर रही है, हम लोग इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं, तो उससे प्रेरित होकर मैंने कविता लिखी थी। मानवता मर रही है, पूरी तरह मरी भी नहीं, अच्छे लोग भी हैं हम जो जिनके बलबूते दुनिया टिकी हुई है। बहुत आप लोगों ने आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, पर ओवरऑल जब हम देखते हैं कि मानवता मर रही है, मरी नहीं है अभी, कोई ऐसी संजीवनी लाओ, इसे बचाओ, इसे बचाओ। बहुत खूब। और लंबी कविता है, मैं ज़्यादा बिल्कुल, ये तो हम मतलब एक कविता में जो दो पंक्तियों में ही एक झनकार जो होती है वो मिल जाती है और आइडिया लग जाता है। क्योंकि आगे आपसे जानना चाहते हैं कि अंजुरी भर आस जो है कहीं ना कहीं एक आशावाद की तरफ प्रेरित करती है, तो आपका विषय रहता है कि आप मतलब आशावाद एक अपने आप को मानती है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और लोगों को भी पॉजिटिविटी की तरफ प्रेरित करती हूँ। मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही आशावादी है। जी, चाहे कैसी परिस्थितियाँ हो, हर एक के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। जी, और वो जीवन का हिस्सा है, वही हमें जीवन को थोड़ा दिलचस्पी बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही सुख हो तब भी आप वो बोरियत महसूस होती है, ना ही उसकी अहमियत आपको पता चलेगी। जब तक कठिनाइयाँ नहीं आती तब तक आपको असली आनंद क्या होता है उस तक भी नहीं आप पहुँच पाते हैं, पता ही नहीं होगा कि ये आनंद है। जैसे कोविड के दौरान हम सबको पता चला कि हमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही थी जिनकी हमें अहमियत ही नहीं थी, है ना। तो जब तक उतार चढ़ाव नहीं आते तब तक हम जीवन के सच्चाई से रूबरू भी नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो कोई भी परिस्थिति हो, मैं उसे हमेशा उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती हूँ, उसका भी अच्छा पहलू देखती हूँ। मतलब एक आस कहीं ना कहीं होती है, उसे ढूंढने की सभी को कोशिश करनी चाहिए। ये भी एक जैसे कार्यालय में ही कोविड के दौरान मुझे पूरे स्टाफ के बिना अकेले काम करना पड़ा। मैं महाप्रबंधक उद्योग के पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ, इतना स्टाफ होता था, तो अकेले मुझे वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा विदाउट फैसिलिटीज। और कभी घर में काम भी नहीं किया था, हेल्पर रहती थी क्योंकि जॉब में हूँ, तो वो घर का काम भी करना पड़ा। तो इसने मुझे बताया कोविड के ये समय ने कि हमें कितनी अंदर क्षमता छुपी होती है जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते जी, कि मैं अकेले भी सारा घर का भी और ऑफिस का काम भी कर सकती हूँ घर बैठे। तो हमेशा मैं उसमें अच्छा पहलू देखती हूँ। अरे बजाय दुखी होने के, मेरा हमेशा होता है कुछ हो भी गया, अच्छा व्हाट कैन बी डन, ये नहीं कि क्यों हो गया, क्या उस पे वो करते रहो, उससे तो कोई हल नहीं निकलता। हमेशा से इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है और क्या आगे किया जा सकता क्या है, किया जा सकता बिल्कुल। है। मतलब ये वही तो एक आशा, ये सोच रख के चलें तो सारी परिस्थितियाँ सामान्य होती जाती हैं धीरे धीरे जी। और आपसे जानना चाहते हैं कि स्कूल के दिनों की कुछ यादें जो आपको लगता है कि मैं लिखती थी और ऐसा कुछ। मैंने कहा ना, मैं किसी को बताती नहीं थी जी। सिर्फ एक बार पोइट्री कंपटीशन हुआ था, वहाँ मैंने रिसाइट की था, और हाँ बीएड भी किया है मैंने, उसमें भी इससे याद आया कि वहाँ भी कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ मैंने अपनी लिखी कविता सुनाई, तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि आपने खुद लिखी है, क्योंकि उसमें तो पोइट्री रेसिटेशन था, कोई भी पोइम सुना नहीं थी। तो लिखना मतलब आपका एक रुचि रहा है, हॉबी की तरह रुचि रहा है, जैसे मैंने कहा ना हॉबी की तरह, बस हाँ, जैसे तो लिखना ही पसंद है या कुछ और भी हॉबीज आपकी से जुड़ी हैं? मुझे तो प्रकाशित करवाना भी अभी भी मैं बहुत कम भेजती हूँ, जब कोई याद दिला देता भेज दो, अखबारों में भेज दो, पत्रिकाओं में भेजो। भाषा संस्कृति विभाग की विपाशा निकलती है मैगजीन, हिम प्रेस निकलती है, और शब्द मंच हैं, काफ़ी पत्रिकाएं हैं, शैल सूत्र है, अनुकृति है, अभिनव रोज है, दिल्ली से निकलती है, सृजन सरिता
काफ़ी हैं, कोई लगभग 30-35 मैगजीन्स होंगी। उसमें से जब कोई रिमाइंड करा देता आपके बहुत दिन से रचना नहीं आई भेजिए तो मैं भेज देती हूँ, पर मुझे नेम एंड फेम का कुछ होता ही नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन घर का कैसा माहौल रहता है, क्योंकि एक हम कहते हैं कि चाहे कविता है, चाहे जो गहराई होती है लिखने के लिए, एक आपको माहौल भी वैसा, तो घर में कैसा आपका माहौल रहता है? और फैमिली में पसंद करते हैं लिखना, या उनको भी कुछ ऐसे पसंद है? जो नहीं भी करते थे वो धीरे धीरे करने लगे, क्योंकि उन्हें पता लगा कि जैसे खाना ज़रूरी होता है, मेरे लिए लिखना ज़रूरी है। और जब मैं लिख रही होती हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते जी। और किसी कवि सम्मेलन के लिए हो तो मैं तैयारी कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे चाय प्रोवाइड की जाती है वो अच्छा लगता है। और जब मैं फ्री होती हूँ और बच्चों से बात करने लगती हूँ तो बड़ा बेटा स्पेशली मुझे, मम्मा फ्री हो, जाओ लिखो जी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे भी आपके जुड़े हैं लेखन से? उन्हें भी मेरा पसंद? छोटा बेटा जुड़ा हुआ है, वो भी बचपन से लिखता आ रहा है। वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि मैं तो सिर्फ कविताएं ही लिखती हूँ, वो शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज, नॉवेल लिख चुका है 3, हिंदी में, इंग्लिश में बोथ। और फिर वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, अभी तो उसने कंप्लीट कर लिया है अपना, इसी साल कंप्लीट किया है। तो वहाँ कॉलेज में जिस साल गया तो वहाँ के लिए इसने 2 प्लेज लिख के वो किए। और नॉन फिक्शन की तरफ भी उसका रुझान है, 2 इसने ई किंडल बुक पे 2 कर दिए हैं, बुक्स अपनी पब्लिश कर दी हैं। जैसे आप अलग अलग मुद्दों पे लिखती रहती हैं, अभी आपने मानवता की बात की, पहले आपने एक कविता पाठ जो किया था उसके बारे में बताएं, तो महिलाओं से जुड़ी भी कोई रचनाएं आपने की है, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? कुछ एक लिखी हैं, हृदय तो द्रवित होता है। बिल्कुल। और एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहूंगी, इसमें पहचान। जो है हम वही हमें रहने दो, अधिक न उससे कम हमें समझो। सूर्य की अपनी महिमा, चांद की अपनी गरिमा, एक दूसरे के लेकर गुण, खो देंगे निज अस्तित्व, बनी रहने दो पहचान। नहीं चाहिए हमें सम्मान या आदर, प्रभावित करता नहीं इनका आना जाना, बस रहे सुरक्षित निज स्वाभिमान। जी, ये बहुत अच्छा है जी। नहीं चाहिए आदर, पर अस्वीकारण्य है अनादर। जी। नहीं चाहते होना किसी के बराबर, और ऐसे खोना अपनी पहचान, तो हो न इसे अभिमान। जो है हम वही रहने दो, अधिक न उससे कम हमें समझो। वाह, बहुत अच्छा, बहुत गहराई से आपने ये लिखा है, और इनके ज़रिए हमें पता चलता है कि महिलाओं की एक स्थिति के बारे में, कि हमें एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है वो हर महिला जैसे को, प्रकृति होती है उसमें पेड़ों का अपना महत्व है, नदियों का अपना है, हवा का अपना है, वैसे ही हम प्राणी हैं, इनमें ज़्यादा भेदभाव क्यों करना? जो जैसा है उसे वैसा ही भगवान का देन समझ के उतना ही रिस्पेक्ट हम उन्हें दें। जी बिल्कुल, ना उससे ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो ये एक, जैसे आपने कहा कि आप निरंतर लेखन करती जा रही हैं, आगे क्या क्या आपने सोचा है, क्या क्या करना चाहती हैं, और कैसे कैसे विषय? और जैसे कि अभी आपने कहा कि ड्रामा, प्ले या नोवेल की तरफ भी जाना चाहते हैं? नहीं, वो बेटे का फील्ड है, उसको मैं टच नहीं करूंगी, ना मुझ में क्षमता है। कविताएं शायद मैं इसलिए भी लिखती रही, लघु कथाओं की तरफ प्रयास किया, कुछ एक लिखी, प्रकाशित भी हुई, गिरिराज में भी छपी और मैगजीन्स में भी, पर मुझे लगा कि वो ज़्यादा समय मांगती हैं। जी, लघु कथा लिखने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, और कविता चलते फिरते आप 15 मिनट में भी मैं लिख लेती हूँ, आधा घंटा मैक्सिमम ले लीजिए, लिखा जाता है, और तृप्ति इतनी ज़्यादा मिल जाती है। जबकि गद्य लिखने लगो तो आपको वो 2-3 दिन लगा कि वो तृप्ति मिलेगी जो आपको एक दिन में, कई बार मैं 3-4 कविताएं भी लिख देती हूँ। ये आपका एक अनुभव है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से लिखती आ रही है, ये आपको लग रहा है कि अब आप 15 मिनट में भी लिख देती हैं, लेकिन ये एक अनुभव होता है, जो इतने निरंतर समय से लेखन से आप जुड़े हैं, तो अब आपको वो कहीं ना कहीं आसान लगता है, और यही एक जो हम अनुभव की बात करते हैं, वही अनुभवी कवित्री के रूप में आप उभर रही है, ये हम कह सकते हैं। मुझे नहीं पता मैंने कहा ना कि मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे लिखना है,
आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, जैसे कहते हैं कि हाँ। और बहुत ज़्यादा किसी से लाइफ में प्रेरित हुई हो, प्रेरणा ली हो किसी से? प्रेरणा लेने को हम दिन प्रतिदिन देखें तो दिन में ही कई लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, बच्चों से लेके हमारे सर्कल में जिनसे हम मिलते हैं, पक्षियों से देख लो, हर एक चीज़ से प्रेरणा मिलती है। एक दृष्टि चाहिए उसको ग्रहण करने की। कौन सी चीज़ है जो हमें प्रेरणा नहीं देती? सूरज को ले लीजिए, चांद को ले लीजिए, कैसे नियमानुसार वो चलते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें जानकर, और कहीं ना कहीं जो आशा की किरण आप अपनी कविताओं के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज का तो हमारा विषय ही था कि काव्य सृजन में जो है महिलाओं की भूमिका, और हम ये कह सकते हैं कि आप गृहिणी के रूप में तो इतनी अच्छी रही ही हैं, लेकिन कविताओं के रूप में भी आप हर विषय को छूती है और उसका वो भी करती है। तो आज देवांशी कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोमिला भारद्वाज कवित्री थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।